हेलो, कैसे हैं आप लोग? और आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। परसों वाला वीडियो आप लोगों ने देखा और इन्फ्लेशन के ऊपर मेरा पूरा वीडियो था और मैंने ये कहा था कि पार्ट 1 है वो और पार्ट 2 कल आएगा, मतलब कल नहीं आ पाया तो आज मैं इसको बना रहा हूँ। और जैसा मैंने उम्मीद किया था उसकी उम्मीद से जितना मैं उम्मीद कर रहा था उसके परे आप लोगों ने काम किया। मतलब मुझे ये उम्मीद थी कि ज्यादातर लोग उसको देखेंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसको देखा नहीं है। अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि 300 लोगों ने उसको वीडियो को वॉच किया है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मेरी जगह अगर कोई भी व्यक्ति होगा वो दोबारा से वीडियो बनाने की हिम्मत जुटा पाएगा। मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से मैंने टॉपिक को कवर किया है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप लोगों से नहीं बनेगा। जहां तक मैंने अभी इन्फ्लेशन के बारे में बताया था और उसके साथ ही मैंने सिनॉप्सिस भी बना के डाला है, उसको आज ज्यादा कुछ न करें। आप लोग जो सिनॉप्सिस मैंने पीडीएफ बना के दिया है, आप उतना पूरा का पूरा कॉपी में बस नोट्स तैयार कर लें। और मैं ये भी चाहूंगा कि जितना मैंने अब तक आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, उन सबका नोट्स मुझे चाहिए, क्योंकि सबका मैंने सिनॉप्सिस आपको दिया है। डेवोल्यूशन से स्टार्ट किया था सिनॉप्सिस देना, डेवोल्यूशन का सिनॉप्सिस आपके पास होना चाहिए, मतलब उसका नोट्स आपके पास होना चाहिए। और एक्सचेंज रेट का मैंने दिया है, उसके पास वो भी आप लोगों के पास होना चाहिए। तीसरी बात करता हूँ, इन्फ्लेशन के ऊपर दिया है तो इन्फ्लेशन का भी टॉपिक आपके पास पहुंच गया है, तो वो भी मिलना चाहिए मुझे। और मैं ग्रुप में चाहूंगा कि आप नोट्स प्रॉपर बना के डालें। और जो अलीगढ़ वाले खासकर जो स्टूडेंट्स हैं जिनको 2020 के लिए हमने एक नया बैच शुरू किया था गर्ल्स और बॉयज का, उनसे तो मैं खास तौर से उम्मीद करता हूं कि टोटल जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे ग्रुप में नोट्स बना करके डालें। अन्यथा अगर नहीं ऐसा करते हैं तो कृपया करके ग्रुप छोड़ दें। ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई भी नहीं आ सकता कि आप एग्जाम में कोई बैठ जाए या किसी के पास कोई सिर्फ हो तो आपको दे दे और परीक्षा आपकी क्वालिफाई हो जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। ठीक है, और बस इतना ही डांट काफी है, क्योंकि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा सा मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जल्द से जल्द आप लोग अपना पूरा नोट्स बना के मुझे डालेंगे और मैं भी जितना आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं सारे के सारे सिनॉप्सिस आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। ठीक है, जैसा कि इन्फ्लेशन का टॉपिक था, पार्ट 1 मैंने कवर किया था, जिसमें बताया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ये आप लोगों को बताया। दूसरा मैंने बताया कि डिफ्लेशन की स्थिति क्या, स्टैगफ्लेशन क्या होता है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन मैंने बताया कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों कंपनी मतलब एक साथ जैसी स्थिति पाई जाती है, जो मैंने उस दिन चर्चा की थी। आज की जैसी स्थिति चल रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाने के कारण उसका प्राइसेस ऑफ द गुड्स बढ़ जाएगा, एक तरफ इन्फ्लेशन दिखेगा, दूसरी तरफ डिफ्लेशन जैसी स्थिति लगेगी, मतलब लोगों का पैसा नहीं होगा डिमांड करने के लिए। और आज गवर्नमेंट का भी फोकस है कि कैसे भी करके डिमांड को क्रिएट किया जाए। ठीक है, और रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में मैंने बताया था कि आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध कैसे स्थापित होता है। सस्टेनेबल इन्फ्लेशन के बारे में बताया, धारणीय मुद्रास्फीति के बारे में बताया, स्लिप्स कर्व मैंने ड्रॉ करके बताया और रिलेशनशिप के बारे में बताया, स्लिप्स कर्व का रिलेशनशिप कैसा होता है। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन के बारे में बात हुआ था, वॉकिंग इन्फ्लेशन के बारे में, रनिंग इन्फ्लेशन के बारे में और ग्लोपिंग इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में भी बात हुआ था। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के बारे में, मतलब जो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, क्रूड ऑयल को जो इम्पोर्ट करते हैं उसका अगर प्राइसेस बढ़ा हुआ मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ भी उस वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। मतलब वो जो वस्तुओं कौन सी आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट का प्राइसेस बढ़ जाएगा। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसी का बढ़ेगा तो उसकी परिवहन लागत बढ़ी, इसका मतलब क्या है, उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, हिडन इन्फ्लेशन की बात कही थी हमने। हिडन इन्फ्लेशन में बताया था कि जब मतलब आप या तो अपने प्रोडक्ट की मात्रा कम कर दें या चेंज कर दें, ठीक है, और प्राइस वही रखें, लेकिन लोगों को लगता है कि ऐसा इन्फ्लेशन, मतलब उनको पता ही नहीं चलता कि इन्फ्लेशन है या नहीं है। और हेल्दी इन्फ्लेशन के बारे में हमने बात की थी। हेल्दी इन्फ्लेशन के बारे में कई सारी कमेटी सेटअप हुई। ठीक है, 1985 से लेकर के चक्रवर्ती कमेटी से लेकर के 1900 सी रंगराजन के अध्यक्षता में कमेटी सेटअप हुई, तारापुर की अध्यक्षता में कमेटी सेटअप हुई। उसके बाद अब 2015 में हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतना हमारा टॉपिक हो गया था। आज हमारा टॉपिक है कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए।
अगर मुद्रास्फीति की स्थिति है तो मुद्रास्फीति की स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब इसको कंट्रोल को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि राजकोषीय नीति कैसे, पहले इसको कंट्रोल करने के लिए दो चीजें आती हैं, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। अभी हम केवल राजकोषीय नीति की बात कर रहे हैं, मौद्रिक नीति का दोबारा से बात करेंगे। आप डायग्राम भी देख रहे होंगे और ये सब। अभी आप ये देखिए, राजकोषीय नीति दो तरीके का होता है। राजकोषीय नीति दो तरीके, एक होता है एक्सपेंशनरी और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है, मतलब पहले ये संकुचनवादी देख लीजिए और दूसरा एक्सपेंशनरी मतलब विस्तारवादी मौद्रिक राजकोषीय नीति। अब जो कॉन्ट्रैक्शनरी है, संकुचनवादी है, इसमें क्या होता है, टैक्सेस को इंक्रीज किया जाता है और एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया जाता है, मतलब कम किया जाता है। टैक्सेस को बढ़ा देने का मतलब है कि जब हमारे पर जो टैक्सेस लगता है अगर उसको कम कर मतलब बढ़ा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है सप्लाई ऑफ मनी हमसे चला जाएगा कहाँ, गवर्नमेंट के पास। अगर मेरे ऊपर 5,000 रुपए टैक्स लग रहा था और गवर्नमेंट ने टैक्स रेट अब 5% से बढ़ा करके 10 कर दिया है तो मुझे 10% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 10,000 रुपए मेरी सैलरी से जाएगा, पहले 5,000 था। इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 रुपए अब मेरी परचेसिंग पावर कम हो जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन जैसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हमें कौन सी पॉलिसी का इस्तेमाल करना होगा, फिस्कल पॉलिसी। वो अभी केवल फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, जो मौद्रिक नीति की बात करूंगा तो मौद्रिक नीति आप समझिएगा। तो फिस्कल पॉलिसी में भी संकुचनवादी फिस्कल पॉलिसी मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहा है। अब तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में एक चीज ये आ गई, टैक्सेस को बढ़ा देना, एक्सपेंडिचर को कम करना। इसका मतलब ओवरऑल टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इट शुड बी रिड्यूस, मतलब कम हो जाएगा, कम होना चाहिए। इट मीन्स ये है कि सप्लाई ऑफ मनी मार्केट से विड्रॉ होगा, टैक्सेस बढ़ेगा, मतलब गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, पब्लिक के पास पैसा उतना नहीं रहेगा। ठीक है, इट मीन सप्लाई ऑफ मनी कम हुआ। जब सप्लाई ऑफ मनी कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, निवेश कम होगा। ठीक है, जब निवेश कम हुआ तो प्रोडक्शन कम होगा। निवेश जब अगर यदि कम होगा तो प्रोडक्शन हमारा क्या होगा, उत्पादन हमारा क्या होना चाहिए, ये भी हमारा कम होना चाहिए। गलत निशान लग गया है, ऐसे कम हो जाएगा, मतलब निवेश कम हो रहा है, एक इंडस्ट्रीज कम सेटअप की जा रही है तो मतलब निवेश कम हो रहा है, इसलिए प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट लोगों को कम मिलेगा, मतलब रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, जब रोजगार नहीं है तो इनकम नहीं होगा, इनकम डाउन हो जाएगा। इनकम जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड कैसे करेंगे, डिमांड नहीं कर पाएंगे। तो जब डिमांड नहीं करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम हो जाएगा कंपेरिजन टू सप्लाई, मतलब सप्लाई ज्यादा होगा तो प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज क्या होंगे, फॉल होंगे, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल होने की स्थिति में आएगा। इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति की स्थिति से मतलब बाहर निकलने के लिए ऐसा गवर्नमेंट इस पॉलिसी का इस्तेमाल इस वाले सेक्शन को करती है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब इसी के ऊपर केवल इतना सा समझिएगा। अब इसी के ऊपर हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है, ऊपर वाला डायग्राम देखिए, डायग्राम नंबर 1। ठीक, इसमें देखेंगे वाई एक्स एक्सिस पर हमने लिया है एनआई मतलब नेशनल इनकम, ओके, और वाई एक्सिस पर वी हैव टेकन एक्सपेंडिचर मतलब व्यय। अब ये देखो, हम ये जानते हैं कि एएस में क्या शामिल होता है और एडी में क्या शामिल होता है। एएस में क्या होता है, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, मतलब वाई मीन्स क्या है, इनकम। ठीक, सी क्या है, कंजप्शन, और एस क्या है, सेविंग। ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड में क्या सम्मिलित होता है, वाई इनकम, सी कंजप्शन, आई इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, और निवेश की बात कर रहे हैं वो वहां शामिल कर दिया। जब हमारा इनकम कम होगा टैक्सेस ज्यादा इम्पोज हो जाएगा, इनकम कम होगा मतलब कंजप्शन हमारा कम होगा, इसीलिए कंजप्शन आ रहा है। ठीक है, कंजप्शन कम। अब हम ये देखें इक्विलिब्रियम है, अब ये हमने दोनों ड्रॉ कर लिया। अब इन्फ्लेशनरी कहां से गैप हो रहा है, आप ये देखिए, ये वाला गैप है, इसको इन्फ्लेशनरी गैप कैसे कहा जाता है, ये ई पॉइंट है। वो कह रहा है इज देयर एंड सॉरी अर्थव्यवस्था की स्थिति में किस पॉइंट पर क्या संतुलन है, इस पॉइंट पर। क्यों, क्यों देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में पूर्ण बाईएफ है ना, तो ये बाईएफ क्या शो कर रहा है, देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है। जब यहां से हम देखेंगे तो क्या एडी तो हमारा ये है, सॉरी एएस तो हमारा ये है ना, कर्व हमारा यहाँ कट कर रहा है ई पॉइंट पर, और हमारा डी कहां तक जा रहा है, टी तक। तो इस पे हम ये देखेंगे एएस इज लेसर देन किससे, एडी। एडी से क्या कम है हमारा, एएस कम है।
तो क्या कौन सा स्थिति होगा? इन्फ्लेशनरी गैप होगा। कैसी स्थिति है? इन्फ्लेशनरी गैप। अब इसी को कंट्रोल करने के लिए सरकार इस पॉलिसी का इस्तेमाल करती है, मतलब ये काम करेगी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करेगी। अभी मैंने केवल इन्फ्लेशनरी गैप बताया है, ये किस तरीके से आता है इसमें, और ये मैंने बताया कि क्या काम करेगी गवर्नमेंट, उसको क्या करना है, ठीक है। अब ये वाला स्थिति देखिए, जब अर्थव्यवस्था में अविस्फीति की स्थिति है। अविस्फीति की स्थिति का मतलब क्या समझते हैं कि डिफ्लेशन जैसा स्थिति है। डिफ्लेशन को क्या मतलब होता है? जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार कमी होती चली जाती है और मुद्रा का मूल्य लगातार बढ़ता चला जाता है, ऐसी स्थिति को अविस्फीति की स्थिति कहा जाता है। मतलब पहले 10 रुपए किलो आलू बिक रहा था, अब 5 रुपए किलो आलू बिकने लगे। पहले 100 रुपए में 10 किलो आलू लेते थे, अब उसी 100 रुपए में कितना आलू लेंगे? 20 किलो ले लेंगे ना। किसके कारण? परचेजिंग पावर उसका बढ़ गया। ये भी कह सकते हैं कि द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर हैज बीन इंक्रीज ड्यू टू द फॉल इन द प्राइसेस ऑफ दैट गुड्स। उस वस्तु की कीमत में कमी हो जाने के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। अब हम यहां देख लेते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, मतलब अब वो एक्सपेंशन करना है, सप्लाई ऑफ मनी को विड्रॉ नहीं करना, बल्कि मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी डालना, इकोनॉमी को बूस्टअप करना, जैसा आज की स्थिति हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या गवर्नमेंट करना चाहेगी? टैक्सेस को कम करेगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, टैक्सेस जो जीएसटी का स्लैब होता था वो उसमें भी चेंजेस किए गए, ठीक है, जिससे कि जो एंटरप्रेन्योर है ना हमारा, वो मोटिवेटेड हो। किसके लिए? प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोडक्शन जब यूनिट बढ़ाएगा तो रोजगार लोगों को मिलेगा, इसीलिए किया जा रहा है। और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बढ़ाएगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, या तो उनको राशन दे करके, ठीक है, या उनको रोजगार दे करके। जैसे आजकल के टाइम में गवर्नमेंट सबसे ज्यादा फोकस कर रही है मनरेगा के लिए, जो कि 68% पॉपुलेशन लगभग लिविंग इन रूरल एरियाज, ठीक है, उसमें रहता है। और जो माइग्रेट पॉपुलेशन है अब वो आ रहा है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने रोजगार के संसाधन जो वहां अवेलेबल हो सकते हैं ग्रामीण स्तर पर, जैसे मनरेगा है, जॉब कार्ड नहीं है फिर भी उसको अभी तत्कालिक रूप से उसको रोजगार मिलेगा और जॉब कार्ड की व्यवस्था उसको की जाएगी, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, कुल मिला के ये टैक्सेस रिड्यूस होंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, मतलब सरकार को अपने खर्चे बढ़ाने चाहिए, ठीक है। और ट्रांसफर पेमेंट है, एक पार्ट और आता है टीपी, ट्रांसफर पेमेंट, जिसे आप ये कह लें ओल्ड एज पेंशन होता है, विडोज पेंशन होता है। ये क्या है? किसी के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन सरकार सामाजिक सुरक्षा अंशदान के लिए पैसा खर्च करती है। सरकार की गारंटी है, सरकार को सुरक्षा देना पब्लिक के लिए गारंटी रहता है कि वो अपने पब्लिक की सुरक्षा करे, सामाजिक रूप से सुरक्षा करे, ठीक है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि आयुष्मान भारत जैसी योजना चल रही है। जो गरीब सेक्शन के लोग हैं उस क्राइटेरिया बनाया गया कि उसके ऊपर पैसा खर्च होगा, जो लोग उसको अपना इलाज नहीं करा पाते उनके ऊपर भी सरकार पैसा खर्च करेगी। कहने का मतलब ये होगा, एक्सपेंडिचर होगा, व्यय होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जो रोजगार मिलेगा तो मार्केट में जाके ज्यादा वाई करेंगे, ठीक है, वस्तुओं को ज्यादा। तो आप यहाँ देख लीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, इट मीन सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नई यूनिट्स सेटअप हो सकती हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ा तो इम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो क्या होगा? इनकम बढ़ेगा भाई, ठीक है। इनकम बढ़ा तो मोर डिमांड इन मार्केट, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा कंपैरिजन टू सप्लाई, ठीक है। अब जब ये होगा तो सप्लाई आपका कम हो जाएगा। फिर ऐसी स्थिति में आगे चल के, फिर ये हमने विस्तार तो किया, लेकिन बहुत आगे चल के क्या हो जाएगा? डिमांड ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक इन्फ्लेशन जैसी स्थिति भी हो सकती है। फिर से वही चक्र दोबारा घूमेगा, फिर से इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट काम करेगी। लेकिन यहाँ कंपैरिजन टू दिस, उसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई कम है, ठीक है, और कंपैरिजन टू डिमांड। तो आप ये देखिए कि मंदी जैसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए भारत सरकार इस तरीके का उपयोग करती है। अभी यहाँ क्या है? ये वाला डायग्राम इसके लिए बनाया गया, डिफ्लेशनरी गैप मॉडल है। इक्विलिब्रियम इस बिंदु पर होगा, ई पर हमें देखने को क्या मिल रहा है कि एडी कितना है? एडी हमारा ये, यहां तक देखें इसको, डिफ्लेशन कैसे है? ये इतने अमाउंट में तो हमारा एडी है, के अमाउंट तक, वाई के अमाउंट तक की ये है, और इतना अमाउंट हमारा क्या है? सप्लाई है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में सप्लाई ज्यादा है
और डिमांड हमारा कम है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, मतलब डिमांड होना चाहिए। तो इसीलिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाएगा। कब? जब अविस्फीति की अवस्था होगी। इसीलिए अविस्फीति की अवस्था से बाहर निकलने के इससे बाहर निकलने के लिए हमें कैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा जब अविस्फीति की अवस्था होगी तब, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अगर इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझे अलग से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है, नंबर सभी के पास है। और इसका सिनॉप्सिस आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है सिनॉप्सिस मिलने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, आफ्टर देन मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताता हूँ। मौद्रिक नीति के बारे में लगभग आप लोग सभी, उम्मीद करता हूँ, सब जानते हैं, ठीक है। और चूंकि अलीगढ़ वाले सेंटर पे जितने लोग हैं वो लगभग इस बात को समझते हैं, ठीक है। उन लोगों को मैंने पढ़ाया भी है मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति का मतलब, मौद्रिक नीति जिस तरीके से हम राजकोषीय नीति की व्याख्या कर रहे थे वैसे ही हमें मौद्रिक नीति को समझना होगा। तो मौद्रिक नीति भी दो तरीके का होगा, मॉनेटरी पॉलिसी भी दो तरीके की होगी, ठीक है। ये भी दो तरीके का होगा। एक है कॉन्ट्रैक्शनरी एमपी मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा है एक्सपेंशनरी एक्सपेंशनरी एमपी। अब ये देखिए एक्सपेंशनरी में क्या होगा और इसमें क्या होगा, ये कब इस्तेमाल होगा और ये कब इस्तेमाल होगा। जब ये समझने की बात है, ये समझ लीजिए कि जब इन्फ्लेशन होगा तो मौद्रिक नीति में कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल होगी। कौन सी? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब इस्तेमाल होगी? जब इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन, ठीक है। और दूसरा, ये इसे हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब डिफ्लेशन होगा। क्या होगा? अर्थव्यवस्था में अविस्फीति की स्थिति होगी, डिफ्लेशन होगा, ठीक है। अब ये हमें समझना होगा टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होगा। क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स की बात करते हैं हम बेसिकली। यहां जो पॉलिसी का इस्तेमाल होगा वो क्वांटिटेटिव कंट्रोल, इसके थ्रू क्वांटिटेटिव कंट्रोल। एक क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव कंट्रोल होता है। तो मात्रात्मक की बात करेंगे यहाँ, ठीक है, मात्रात्मक की बात करेंगे। तो ये टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी दो तरीके का हो गया। अब टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी में आप देखें, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, टूल्स ऑफ एमपी में देखेंगे, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो टूल्स होगा वो दोनों जगह इस्तेमाल होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा। से टूल्स आर सेम, ठीक है। तो पहला क्या है? बीआर, बैंक रेट समझते हैं ना। एट विच रेट आरबीआई गिव्स द लोन्स फॉर द कमर्शियल बैंक्स शॉर्ट टर्म। मतलब बैंक दर वह दर होती है जब वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है उसको हम बैंक रेट कहते हैं। बीआर हो गया। सीआरआर, दूसरा क्या है? दूसरा है सीआरआर, नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात में रिसेंटली गवर्नमेंट ने, मतलब भारत आरबीआई ने इसमें 1% चेंज किया है। मतलब ये पहले 4% चल रहा था, अब इसको 1% पूरा का पूरा चेंज करके 3% कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? नगद आरक्षित अनुपात वह अनुपात होता है जो आरबीआई नगद रूप में, एक वह अनुपात जो आरबीआई निश्चित रूप में अपने पास कैश के रूप में रखता है। किसका? आप वाणिज्यिक बैंकों का, ठीक है। अब मान लीजिए कि पहले 100 रुपए था और 100 रुपए में से 4 रुपए वो रखता था अपने पास, 4% था ना। अब वो कितना रुपए रखेगा? 3 रुपए रखेगा। मतलब अब बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा, ठीक है ना। पहले उनके पास कितने? 96 रुपए थे, 100 रुपए में 96 बचे थे ना। अब कितना बचा है? अब 1 रुपया और बढ़ गया, मतलब 97 रुपए उनके पास होंगे। मतलब सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में ज्यादा होगा। पहले के कंपैरिजन में आप जो कमर्शियल बैंक है पैसा ज्यादा ऋण दे पाएंगी, ठीक। तीसरा पॉइंट आता है
रेपो रेट, रेपो रेट, रेपो रेट समझते हैं ना, मतलब जो ये बताया था मैंने इसी का ये रूप है। ये दीर्घकाल के लिए था, ये अल्पकाल के लिए है। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है उसको हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। एट विच रेट आरबीआई गिव्स द लोन टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। ठीक है, ये इसका क्या वर्तमान में कितना परसेंटेज चल रहा है ये आप ना नोट्स में आप प्रॉपर बना के दिखाइएगा मुझे। ठीक है, इतना तो कर पाएंगे ना। फोर्थ पॉइंट क्या है? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की डिपॉजिट्स को स्वीकार करती है। मतलब एक वह दर होती है जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक अपनी जमाएं आरबीआई के पास देते हैं, जमा करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये समझ लो कि हम आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स को हम हैं कस्टमर और वो कमर्शियल बैंक। भाई अब ये मान लें कि हम कस्टमर हैं, हम कमर्शियल बैंक है और कमर्शियल बैंक है उसको हमने आरबीआई बना दिया। अब हमारा पैसा हम भी तो अपनी जमा करेंगे कहाँ? आरबीआई के पास, मतलब कमर्शियल बैंक के पास। जैसे हम अपना पैसा रखते हैं वैसे ही आरबीआई के पास भी कमर्शियल बैंक्स भी अपना पैसा डिपॉजिट्स के रूप में, जमाओं के रूप में रखते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तरलता वैधानिक अनुपात। वह अनुपात कि जिस दर पर, वह अनुपात जिसका अनुपात का वह राशि जो कुल लायबिलिटीज का कमर्शियल बैंक्स अपने पास ही नगद एवं कमर्शियल पेपर्स के रूप में, टोटल लायबिलिटीज मतलब जितनी भी देयताएं के होती है उनके रूप में अपने पास ही रखता है। अथॉरिटी ऑफ आरबीआई कभी भी उसको आके चेक कर सकता है। ये आरबीआई का वर्क में आता है। ठीक है, 6 नंबर है ओएमओ। ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं जिसमें हम सीपीज को लेते हैं। सीपी कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, ये इसका पार्ट है। अब ये देखना पड़े, ये दीज आर द टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। यही यहां होगा, यही यहां होगा। ठीक है, अब समझने की बात है ये कि इन्फ्लेशन है, सप्लाई मनी मार्केट में ज्यादा है, इन्फ्लेशन था। अब इससे सप्लाई मनी को विड्रॉ करना, वो क्या तरीका होगा सप्लाई मनी को विड्रॉ करने का? अभी मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से। ठीक है, अब बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए तो लोग ज्यादा, कमर्शियल बैंक ज्यादा डिमांड करेंगे पैसे लेने के लिए? नहीं, कम करेंगे। सीआरआर को बढ़ा दिया जाए, मतलब कम नहीं किया जा रहा, बढ़ाया जा रहा है। 4 से उसको 5% कर दिया जाए तो पहले 96 रुपए वो रखते थे अपने पास, अब क्या करेंगे? रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ा दिया जाए। जब आपको ब्याज दर ज्यादा मिलेगी, पहले 5% आपके पैसे पे ब्याज दर बैंक देता था और आप 8% कहने लगे तो हम ज्यादा पैसा बैंक में रखना पसंद करेंगे। ऐसे ही कमर्शियल बैंक के ऊपर भी अप्लाई होता है। जब उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देता है उनके पैसे पर तो आरबीआई में पैसा रखना पसंद करते हैं। ठीक है, एसएलआर वह अनुपात है जो नगद, मतलब वो उनके पास टोटल लायबिलिटीज का अपने पास ही रखते हैं और अथॉरिटी ऑफ आरबीआई कभी भी उसको आके चेक कर लेता है। ठीक है, अभी शायद 18.75 या 25 के अराउंड है। ठीक है, इतना चल रहा है। तो आप ये देखेंगे कि इतने % टोटल लायबिलिटीज का पैसा प्लस उनके पास अन्य देयताएं, जितनी टोटल लायबिलिटीज होगी वो उतना अपने पास हर समय रखेंगे। अथॉरिटी ऑफ आरबीआई कभी भी इसको चेक कर लेगा। ठीक है, अब ये यहाँ आता है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेल्स ऑफ द। अब यहाँ क्या होगा? सेल्स ऑफ सीपी को सेल करेंगे, कमर्शियल पेपर्स को सेल करना। मतलब एक ये पेपर है, फॉर एग्जांपल ये पेपर है और मैं इसको, मतलब ये समझिए कि मैं आरबीआई हूं और मैं इसको पब्लिक के लिए सेल कर रहा हूं। इसका कीमत रख दिया 5000 रुपए। ठीक है, अब आपसे तो मैंने 5000 रुपए ले लिया ना और आपको ये पेपर रखने के लिए दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके से तो परचेजिंग पावर आपका कम हो गया, मतलब पैसा आपसे चला गया, वो गवर्नमेंट के पास चला गया। जब परचेजिंग पावर आपका कम हो गया तो मार्केट में जाकर कम डिमांड करोगे ना। जब डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर ऑटोमेटिकली समझेगा कि अब डिमांड कम हो रहा है, मतलब सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, तो उसको क्या प्राइसेस ऑफ द गुड्स अपने वस्तु का कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए वो इन्फ्लेशन कंट्रोल होने की स्थिति में आएगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ डिफ्लेशन की अवस्था है, जस्ट इसका अपोजिट करेंगे। क्या है?
DR को कम करेंगे, दूसरा CRR को कम करेंगे, तीसरा पॉइंट है रेपो रेट, रेपो रेट को भी डाउन किया जाएगा, फोर्थ पॉइंट है आपका रिवर्स रेपो रेट, ठीक, और फिफ्थ पॉइंट है आपका SLR, ठीक, और सिक्स पॉइंट है आपका OMO। OMO में क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाओं का क्या करेंगे? यहाँ सेल्स किया था, वहां परचेज करेंगे। मतलब ये जो पेपर 5,000 रुपए में सेल किए थे, अब इस पेपर को गवर्नमेंट हमसे इसको वापस ले लेगी और जो हमारा पैसा उनके पास बनता होगा विद इंटरेस्ट, जो विद बोनस उसमें जो रहा, ठीक है, उसको हमें वापस कर देगी। पहले की अपेक्षा अब हमारी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, तो मार्केट में जाके ज्यादा पैसा खर्च हम कर पाएंगे। मतलब डिमांड नहीं है, यहाँ डिमांड कम है, मतलब सप्लाई मार्केट में ज्यादा है और डिमांड कम है, ठीक है। और यहाँ एकदम स्थिति इसके अपोजिट है, मतलब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, ठीक है। इन दोनों स्थिति को कवर करने के लिए ये पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और ये हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ये पॉलिसी के माध्यम से मैंने बताया कि किस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं आप लोगों को कि कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आता क्यों है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और ये सिनॉप्सिस आपको मिलेगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं अभी। अब कॉजेज क्या होते हैं इन्फ्लेशन के? कॉजेज मतलब इन्फ्लेशन आने के कारण क्या होते हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द इन्फ्लेशन केम इन द इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होने के कारण, फैक्टर्स, कॉजेज, ठीक है। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, पहला कॉज क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन वर्ड से आप लोग समझ रहे हो कि डिमांड पुल मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मतलब मांग को बढ़ाएगा। जब अर्थव्यवस्था में एक साधन, अर्थव्यवस्था में साधन लागत एक समान रहती है, साधन लागत मतलब फैक्टर कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स क्या है? समान है। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति यदि मांग की अपेक्षा क्या हो? वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो तो क्या होगा? मांग प्रेरित स्थिति होगी। अब जैसे आपको मजदूर की आवश्यकता है, लेकिन जितना डिमांड है मजदूर की, लेकिन मजदूर काम करने के लिए मार्केट में उतना नहीं है, तो प्राइसेस ऑफ द या वेज का वेज रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब जो उसकी क्या बोलेंगे उसको, मजदूरी की दरें बढ़ जाएंगी। जब मजदूर पहले 200 रुपए में मिल रहा था, अब कह रहा है मजदूर हम तो 250 रुपए में काम करेंगे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका बढ़ेगा, उत्पादन लागत उसकी बढ़ जाएगी। किसके कारण? डिमांड बढ़ने के कारण, मतलब डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई उतना नहीं हो रहा था, ठीक है। जब इसीलिए ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसको कहा जाता है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति निम्न कारणों से आ सकती है। लोगों की या तो आय बढ़ जाए, आय बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा, तो ज्यादा डिमांड वो करेगा ही करेगा, ठीक है। सरकारी व्यय में वृद्धि हो जाए, सरकारी व्यय में तीव्र वृद्धि होना, ठीक है, उससे भी मार्केट में पैसा आता है तो डिमांड ज्यादा होगी। बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में ऋण देने की स्थिति, बैंकें अभी जैसे आप लोग देखें, अभी बैंक खूब मात्रा में ऋण देने की स्थिति में है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, ये भी एक बहुत बड़ा कारण। जब जनसंख्या वृद्धि भारत जैसे देश पर, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमेशा स्थिति, मतलब कॉज उसका हमेशा बना रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जनसंख्या आप लोग देख रहे हैं कैसा है, और नगरीकरण के आज के कारण, मतलब नगरीकरण जहाँ अर्बनाइजेशन होता है, माइग्रेशन हो रहा है, रूरल टू अर्बन हो रहा है, तो वहां प्रेशर बढ़ेगा। और कंस्ट्रक्शन भी ज्यादा होता है, लेबर इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहां बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। लागत प्रेरित मतलब जब उत्पादन के साधनों की कीमतें बढ़ जाए, उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ जाए, ठीक है,
जब उत्पादन के साधनों की कीमत जब बढ़ जाती है तो उसके कारण क्या होता है, मुद्रास्फीति आ जाती है। और उत्पादन के कारणों की उत्पादन के साधनों की कीमतें इसलिए नहीं बढ़ रही है कि जानबूझ के उसको बढ़ाया जाए। कई बार क्या होता है, बाढ़ आ गई, जैसे अभी उत्पादन के साधनों की कीमतें क्या हो गई हैं, अभी इस टाइम आपदा है तो इस टाइम मजदूर नहीं मिल रहा तो इजीली उससे काम नहीं हो पा रहा, प्रोडक्शन यूनिट आपका बैठेगा, ठीक है। एमएसएमई सेक्टर एकदम डाउन होने की स्थिति में आ गया है। सूखा पड़ जाए या मानवीय कारणों से हड़ताल या तालाबंदी, लॉकडाउन, शटडाउन, ऐसी स्थिति जब आ जाती है तब भी यहाँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। ये दो जो कॉज है बड़ा मेजर कॉज है। तीसरा है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। क्या है? सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन से मतलब क्या समझते हैं आप लोग? सप्लाई साइड इन्फ्लेशन मतलब, सप्लाई साइड का मतलब है कि आपूर्ति की यदि कमी कर दी जाए, आपूर्ति को जानबूझ करके कम कर दिया जाए तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें में बड़े तेजी से उछाल आता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जमाखोरी कर दी जाती है, स्टॉकेज बढ़ा दिए जाते हैं। कई बार प्याज की कीमत 80 रुपए किलो चलती है, अभी प्याज 15 रुपए किलो, 10 रुपए किलो बिक रहा है। तो क्या है, ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन यहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सिनॉप्सिस में अवेलेबल होंगी। अब मैं कुछ इस टॉपिक पे आगे बात करूंगा कि इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट सेक्शन, मतलब मुद्रास्फीति का अलग अलग क्षेत्रों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो अभी आप लोग ये समझिएगा कि मुद्रास्फीति का अलग अलग क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन है तो स्थायी आय वाले जो लोग हैं उनके ऊपर कैसा इम्पैक्ट होगा? स्थायी आय, परमानेंट इनकम होल्डर्स, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ऑन फिक्स्ड इनकम होल्डर्स, फिक्स्ड इनकम होल्डर्स, ठीक है। स्थायी आय वाले लोग, पेंशनर्स है, उनके लिए क्या होगा? नुकसान होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो उनके अनफेवरेबल होगा। और दूसरा पॉइंट, बीओपी के लिए क्या है, यहां बोल सकते हैं अनफेवरेबल होगा, ठीक है। और बीओपी के लिए भी फेवरेबल स्थिति नहीं होगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो, ठीक है। क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा था, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो गया एक तरीके से, ठीक है। हमें दूसरे कंट्री के लिए ज्यादा पैसा वो उस टाइम देना पड़ेगा, जब देना पड़ेगा इट मीन्स बीओपी हमारा अनफेवरेबल हो जाएगा। बीओपी के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम आपको पिछले लेक्चर में और में बता चुके हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है यहाँ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स इंक्रीजिंग इन कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स। जितने भी प्लान एंड प्रोजेक्ट से चल रहे हो तो उनकी लागतों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। कोई आपने ब्रिज का प्रोजेक्ट लिया, ठीक है। जब ब्रिज का प्रोजेक्ट लिया तो उसका कॉस्ट कुछ रखा था, ठीक है। और अब अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो प्रोजेक्ट का पूरे का कॉस्ट बढ़ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, वो भी एक इम्पैक्ट कैसा होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर, ठीक है। चौथा पॉइंट है इसमें, इन्फ्लेशन के बढ़ने कारण इनइक्वालिटीज बढ़ती है, इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज, असमानता में वृद्धि होना। क्या है? असमानता में वृद्धि होना, ठीक है। इनइक्वालिटी इंक्रीजेस मतलब असमानता बढ़ जाती है। और फिफ्थ पॉइंट यहां देखें, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाती है, कमी। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन जब ज्यादा होगा इट मीन्स क्या है कि वो पैसे को खर्च ज्यादा कर पा रहा है, पैसा बचत नहीं है उसके पास, ठीक है ना। तो इनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, मतलब दोनों चीजें उसकी कम होती है, निवेश भी नहीं कर पा रहा, वो बचत भी नहीं कर पा रहा, मतलब वास्तविक आय में कमी आ जाती है। उसको जितना इनकम मिल रहा था वो तो मिल ही रहा है, लेकिन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर हैज बीन फॉल। पहले जब वो किससे हम लगाते हैं इसको, जब वस्तुओं सेवाओं की कीमतों से तो आंदोलन लगाते हैं, ठीक है। अब हम कुछ इसमें सेक्टर्स की बात करेंगे
जैसे आप इसको मैं इस बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, आप लोग देखिएगा उसको। तो पहला अब थोड़ा सा बता देता हूं कैसे लिखा जाएगा वो, ठीक है इसी का पार्ट है। आगे आप इसको बढ़ाएंगे। एक तरफ क्षेत्र लिख दीजिए, क्षेत्र, दूसरी तरफ उसका प्रभाव, ठीक है। ये देखें उपभोक्ता के ऊपर कैसा, कंज्यूमर के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन का, ये सवाल आता है हमेशा। उपभोक्ता के ऊपर कैसा इंपैक्ट होगा, इन्फ्लेशन से क्या होगी, हानि होगी, लॉस होगा, ठीक है। ऐसे आप इसमें लिखते चले जाएंगे। और जो उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर, हमेशा एंजॉय करता है, लाभ होता है उसको। और जो ऋणी होता है, मतलब सॉरी ऋणदाता, जिसने ऋण दिया, मैंने मान लीजिए आपको 100 रुपए ब्याज पे दिया या लोन पे दिया या वैसे उधार दे दिया, मान लेते हैं उधार दे दिया, ठीक है। और 2 साल बाद आप उस 100 रुपए को लौटाएंगे तो उस 100 रुपए से उतनी ही कीमत है, उतनी ही वस्तु में ले पाऊंगा जितनी की 2 साल पहले ले पा रहा था, नहीं। तो क्या है, उसको ऋणदाता को क्या होगा, नुकसान होगा। और ऋणी जो है, आपने जो पैसा लिया था आपको लाभ होगा, ठीक है। आयात में क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन जब ज्यादा है तो आयात में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतों पे भी वो लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास इनकम ज्यादा है। इसलिए इंपोर्टेबल गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा, इसके कारण वो आयातों में वृद्धि हो जाएगी। निर्यातों में कमी आएगी जब इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। सार्वजनिक आय मीन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो सार्वजनिक जो व्यय होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, मतलब उसमें वृद्धि होती है। ये पूछा जाए पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, तो मतलब वृद्धि हो जाएगी। सार्वजनिक बचतें, मतलब पब्लिक सेविंग्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। और पब्लिक सेविंग्स कम हो जाएगी, परिवर्तनशील जो आय वाले जो लोग हैं उनको लाभ होगा। जिनकी इनकम चेंजेबल होती है, परिवर्तनशील होती है, उनको लाभ होगा, ठीक है। और स्थिर आय वाले जो समूह हैं, जिनका इनकम कांस्टेंट रहता है, मतलब ठीक है, जैसे इनका पेंशन होल्डर है या ओल्ड एज पेंशन होल्डर है, उसको तो 500 रुपये गवर्नमेंट देगी ना, उतना ही देगी, ठीक है। 1000 रुपए दे दिया है तो 1000 ही देगा। अब 1000 में कितना वस्तु ले पाएगा वो, पहले आलू 10 रुपए किलो बिकता था, वो 20 रुपए किलो बिकने लगा। सरकार थोड़ी इस बात को सोच रही है कि उसको फिक्स इनकम वालों को 1000 रुपए मिल रहा है, अब ले लो भाई, ठीक है। उसको भी नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। जो व्यापारी वर्ग है वो प्रॉफिट एंजॉय करेगा। पेंशनर जो भोगी हैं उनको हानि होगी। डिवेंचर्स के रूप में जो संपत्ति धारक होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको क्या हो जाएगा, हानि होगी। तो ये सब सारी चीजें इसको सिनॉप्सिस में देखने को मिलेगी। और आज का टॉपिक मेरा यही लगभग समाप्त हो रहा है। दूसरे एक और बात मैं इसमें ऐड कर रहा हूं आज। अभी जो इसमें जो बचेगा, ये टॉपिक बचा है कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीपीआई के ऊपर बात करें, सॉरी ये ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का कौन कौन से सेक्टर से कितना डब्ल्यूपीआई में शामिल किया जाता है, किस आइटम को शामिल किया जाता है और किसको कितना वेटेज मिलता है, उसको हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। कुछ प्रश्न भी आप लोग इसमें देख सकते हो, जैसे कुछ लोगों की डिमांड आ रही थी सर आप मतलब कुछ क्वेश्चंस को भी इसमें डिस्कस करें। जैसे फ्लिप्स कर्व के बारे में मैंने पूछा था आप लोगों से, फ्लिप्स कर्व के बारे में पूछा गया कि वो क्या एक्सप्लेन करता है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हमेशा इसमें सिनॉप्सिस जब आपको दूंगा तो उसी टाइम फिर आपको मैं इतने सारे प्रश्न, करीब 10 से 12 प्रश्न आपको हर बार दिया करूंगा, जिससे कि एक आइडिया उस टॉपिक से रिलेटेड आपको मिलेगा। और एक और बात आप समझ लीजिए लास्ट में कि अब मैं कहता ही इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप लोग नोट्स ना बनाए, सिनॉप्सिस नहीं मिल रहा है प्रॉपर। और अगर यदि आप नोट्स बनाएंगे और उसको देखेंगे, ज्यादा लो आप लोग देखिए, तभी हम आगे कंटिन्यू इसको करेंगे। अन्यथा हमारे कोई मतलब इसे न तो हम लाभ के उद्देश्य से इसको काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे बस यही उम्मीद करता हूं कि आप, ये लाभ का कोई उद्देश्य नहीं है, आप लोगों के वेलफेयर के लिए ये चलाया जा रहा है। और आप ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाइए। और जो अलीगढ़ के दो बैच हैं 2020 वाले, गर्ल्स और बॉयज, वो प्रत्येक स्टूडेंट का सिनॉप्सिस मुझे ग्रुप में चाहिए। ऐसा नहीं हो तो कृपया करके ग्रुप छोड़ दीजिए, पता चले कि मैं आपको निकालूं, ठीक है। और चूंकि आप लोग घर बैठे हैं, कोई काम ऐसा है नहीं, ठीक। और आप कोई शिकायत मुझे नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। आगे आपको ट्रेड साइकिल का एक लेक्चर कल या परसों में देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।